दवाइयों का असर खत्म हुआ। जबिश की आंख खुली, हल्की आंखें खोलते उसने रूम की छत को देखा। फिर चेहरा घुमाकर नजर खिड़की पर डाली, जहां से रोशनी अंदर झलक रही थी। अपने पास स्टूल पर बैठे जावियार को देखा, जो बेड पर सर रखे उसका हाथ मजबूत मगर नरमी से पकड़े सो रहा था। जबिश ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखना चाहा, उससे पहले जावियार के वजूद में हरकत हुई। उसने अपना हाथ दोबारा पीछे कर लिया। जबिश को जागता हुआ देखकर वह बिल्कुल सीधा हुआ। क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? कुछ चाहिए? पानी? वह एक सांस में बहुत सारे सवाल कर गया था। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इतनी फिक्र। तुम घर चले जाते, थोड़ा आराम कर लेते। जावियार की आंखों की सुर्खी देखते हुए उसने कहा था। नहीं, तुम और मैं यहाँ से साथ ही घर जाएंगे। उसका लहजा अटल था। मैं एक दिन बेहोश थी, अब तो ठीक हूँ। तुम पूरे 30 घंटे बेहोश थी। तुम्हें पता है, मैंने इन घंटों में तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी। मुझे लगा मैं बहरा हो जाऊंगा। मैंने इन घंटों में तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था। मुझे अपनी आंखें बेमकसद लगी थी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा तुम मुझसे दूर चली जाओगी। वो उसका हाथ थामे कह रहा था, जैसे हाथ छोड़ेगा और वह बहुत दूर चली जाएगी। क्या मैं वाकई इतनी मोहब्बत के काबिल हूँ? मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज है। तुम अंतुल हयात हो, मतलब तुम मेरी जिंदगी हो। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था और वह सुन रही थी। जिंदगी पता है किसे कहते हैं? सांस लेने को। नहीं, तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी दीद को। तुम्हें कहते हैं जिंदगी, और अपनी जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती यार। वह तमस्कुर हंसा। कितना खूबसूरत एहसास होता है जब कोई आपको बिना किसी मुफाद के इतना चाहे। यह एहसास जविश को सिर्फ जाविया की मोहब्बत में ही मिल सकता था। दरवाजा नॉक हुआ। अंदर से इजाजत मिलने पर बुराक ने हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर झाँका। मैं अंदर आ जाऊं? वह शरारत भरे लहजे में इजाजत मांगने लगा, जिस पर जाविया ने उसे अंदर आने का इशारा किया। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मुझे याद तो किया ही होगा आपने। वह चलता हुआ जफिश के पास आया, हाथ में पकड़ा बैग बेड के पास पड़ी टेबल पर रखा। वह तुम्हें क्यों याद करने लगी जब उसका शौहर है उसके पास? जावियार ने उसे घूरा। शौहर भी तो देखें, बीमार बंदे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। शौहर जी देखिए, बीमार बंदे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि उसका माइंड फ्रेश हो। और आपसे अच्छी बातों की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी घूरी को किसी खातिर ख्वाह में न लाते हुए उसने जवाब दिया। ओह हाँ, एक काम तो मैं भूल ही गया। कुछ याद आने पर वह अचानक उठा और घर से लाए हुए बैग को टटोलने लगा। मिल गया। बैग से रूम फ्रेशनर निकाल कर वह पीछे पलटा और पूरे रूम में स्प्रे करने लगा। बस बस, बहुत ज्यादा नहीं करनी। उसे लगातार स्प्रे करते देख जाविया ने उसे रोका। वैसे यह क्यों लाए थे तुम? वह मैंने सोचा मेरी भाभी हॉस्पिटल की बदबू से तंग आ गई होंगी, तो क्यों ना रूम फ्रेशनर ले जाऊं। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा देवर? जाविया ने उस ड्रामेबाज को देखा, लेकिन वह जानता था उन कुछ घंटों में वह कितना डर गया था। इसीलिए अब जविश के ठीक होने पर वह इतना खुश हो रहा है। बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाला। जविश ने उसकी बात पर हामी भरी। बाकी कौन कौन आया हुआ है बाहर? मैं और आयशे आए हैं, डैड और मॉम आ रही हैं। ओह अच्छा। हाँ तो आप भाभी को ये सब खिला दें, अम्मी के सख्त ऑर्डर है। उनमें से कुछ भी नहीं बचना चाहिए। बुराक ने बैग में रखा सामान निकाल कर उनके सामने रखा और फिर खुद रूम से बाहर चला गया। चलिए जी बेगम साहिबा, जावियार ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसको बैठने में मदद की और अपने हाथों से खिलाने लगा। जविश को आज 5 दिनों बाद डिस्चार्ज किया गया था और सुबह से ही सब उसका खासा ख्याल रख रहे थे। रिहाना बेगम उसे हर आधे घंटे पर कुछ न कुछ खिला रही थी और अभी भी वो उसके सामने फ्रूट्स की भरी ट्रे लेकर बैठी थी। चलो जविश, ये थोड़े से फ्रूट्स हैं, खा लो। जविश एक नज़र फ्रूट्स से भरी ट्रे को देखने के बाद बेबस नज़र से जावियार को देखती है, जो बेड के पास खड़ा चेहरा झुकाए हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो जविश को देखता है, जो उम्मीद लिए उसे देख रही थी। अम्मी, मैं उसे खिला देता हूँ, आप फिक्र न करें। चेहरे पर एकदम संजीदगी लाए वो बोला। अच्छा, मैं जा रही हूँ, लेकिन उसे यह लाजमी खिला देना, काफी कमजोर हो गई है यह। जी ठीक है। वह ताबदारी से जवाब देता है और रिहाना बेगम के जाने के बाद ही उसका कह कह गूंजता है। बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें? हाँ तो अपनी हालत देखो, कैसी मस्किनों वाली शक्ल बना रखी है। तुम मेरा मजाक बना रही हो? वह खफा हुई थी। मैं तुम्हारा मजाक बना सकता हूँ क्या? इस तरह पूछने पर वह एक नज़र उसे देखती है और फिर सनफी में हिलाकर सीधी होकर बैठ जाती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, मतलब क्या करने का शौक है? वो उसके सामने बैठा उसे सवाल करता है। मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, वह मायूसी से बोली। मैं सिखा दूंगा। सच्ची? वह खुशी से चीखती है। उसके बच्चों के इस तरह खुश होने पर वह मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। अच्छा, तुम्हें बाइक राइडिंग का शौक क्यों है? उसने कभी जविश को बाइक्स के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। उसे तजस्सुस हुआ। मुझे बाइक रेस देखना बहुत पसंद था, इसलिए मैं मोबाइल पर हर रेस वीडियो देखती थी और उससे मेरा शौक बढ़ता गया। अच्छा, उसने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, और नील मेरा फेवरेट है। एक मिनट, कौन नील? वह एकदम सोचों से बाहर आया, चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। हाँ, मेरा फेवरेट बाइक रेसर है। वह खुशी से बताती है। क्या पसंद है तुम्हें उसमें? वह उलझा था।
उसके बाइक चलाने का अंदाज़, कितना प्यारा लगता है वह अपनी कावासाकी निंजा पर हीरो की तरह एंट्री मारता। क्या रेस लगाता है वह, हर बार जीत कर चला जाता है। अच्छा बस। उसके मुँह से नील की तारीफ़ सुनते वह बेज़ार हुआ। तुम अभी सो जाओ, टाइम ज़्यादा हो गया है। उसका कोई इरादा नहीं होता नीलनामा सुनने का। तुम मेरी बातों से थक गए? वह मस्नूई नाराज़गी से पूछती है। मैं तुम्हारे सामने बैठकर पूरी रात बिना थके तुम्हें सुन सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर जागने से तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए अभी सो जाओ। वह दिल ही दिल में खुश होते हुए लेट जाती है। इस लड़के के हर अंदाज से मोहब्बत झलकती है। वह लगातार सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नींद कोसों दूर होती है। करवट लेते हुए वह अपने साथ सोई जविश को देखता है और फिर साइड टेबल से मोबाइल उठाते बालकनी में जाता है। रात के इस पहर कमरे की खामोश फजा में उसका मोबाइल बजता है। नींद में हाथ बढ़ाकर वह साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाता है और नींद में ही कॉल पिक करते फोन कान से लगाता है। कौन? बंद आंखों से नींद में डूबी आवाज में वो पूछता है। जावियार। मुस्तफा उसकी आवाज पर यकदम उठता है, आंखें मसलते हुए मोबाइल पीछे करके वक्त देखता है। सब खैरियत? जविश ठीक है? हूर की नींद खराब ना हो इसलिए वो बालकनी में आ जाता है। हाँ, सब खैरियत है। तो इस वक्त कॉल क्यों की? कोई मसला हुआ है क्या? उसे फिक्र होने लगती है। यार, नील अच्छा है या मैं? क्या? उसे जैसे समझ ना आया। नील ज्यादा अच्छा है या मैं? जावियार, तुम नींद में तो नहीं हो? जविश ने कहा है उसे नील अच्छा लगता है। और तुमने ये बताने के लिए मुझे रात की 2 बजे कॉल की है? उसे तो अपनी नींद खराब होने का सदमा लग गया था। तुम्हारी नींद से ज्यादा जरूरी इस वक्त मेरी बात है। वह कैसे नील को पसंद कर सकती है? उसकी आवाज में दुख था। यह बात तुम अपनी बीवी से पूछो, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? और इस तरह आधी रात को मुझे कॉल न किया कर, मेरी भी एक अदद बीवी है। मुस्तफा ने ठग से कॉल काट दी। जाविया ने मोबाइल पीछे करके मोबाइल को देखा और फिर दोबारा कमरे में आ गया। मोबाइल साइड टेबल पर रखते वह बेड पर लेट गया। जविश खाना खाते हुए हल्की नजरें उठाकर जावियार को देखती है, जो उसके सर पर बैठा उसे जबरदस्ती खाना खिला रहा था। ऐसे नहीं देखो, जल्दी खाओ, उसके बाद दवाई भी लेनी है। उसकी घुड़ी को बिना किसी खातिर ख्वाह में लेते हुए वह रौब से बोलता है। उसके खाना खाने के बाद जावियार ने दवाइयां उसके आगे रखी। अपना ख्याल रखा करो, तुम्हें देखकर कोई जीता है। जविश ने उसे देखा, जो गिलास में पानी उड़ेल रहा था। उसकी नजरें उठाकर देखने पर जविश का दिल बेसाख्ता ही धड़का था। वह उसकी नीली आंखों में अपने लिए ली गई मोहब्बत के समुद्र में डूब सी गई थी। दरवाजा नॉक होने पर उसका तलस्सुम टूटता है। हड़बड़ाकर उसने नजरों का जाविया बदला और जावियर उसके चेहरे के आते जाते रंगों को देखकर ही महफूज हो रहा था। जावियर ने दरवाजा खोला, जहां सामने फातिमा खड़ी थी। जावियर से मिलने के बाद वह अंदर आई थी। रूम के दरवाजे के पास खड़े होकर जाविया ने मुस्कुराते हुए जविश को देखा, जो उसको देखने से एहतियात बरत रही थी। उसके इस तरह मुस्कुराने पर उसे अपना दिल अलग लहर पर धड़कता हुआ महसूस हुआ। वह उसकी मुस्कुराहट और गाल पर पड़ने वाले डिंपल में एक दफा फिर से खो गई थी। फातिमा ने गला खंगारा। फातिमा की बच्ची। जविश ने उसे घूरा और हंसते हुए उसके सामने बैठी थी। क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? उसे मुसलसल खुद को देखता पाकर उसने पूछा। तुम्हारे चेहरे पर मोहब्बत की लाली देख रही हूँ। मोहब्बत? उसे जैसे हैरत हुई थी। हाँ, मोहब्बत। तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी आंखों से मोहब्बत झलक रही है। नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। वह साफ इनकारी हुई थी। अच्छा, जब वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? जबिश को याद आया, जब उसका हाथ जला था वह कितना परेशान हुआ था। अस्पताल के रूम में देखी उसकी सुर्ख आंखें याद आई, जो उसके रोने की अक्कासी कर रही थी। अपना आप खुशकिस्मत महसूस होता है मुझे। उससे दूर जाने का ख्याल आए तो क्या महसूस होता है? उसे याद आया था एक्सीडेंट का वक्त, जब उसने पहली बार उस शख्स के साथ रहने की ख्वाहिश की थी। ऐसे जैसे कोई मेरे जिस्म का हिस्सा काट रहा हो। वह बिना वक्त लगाए सारे सवाल का जवाब दे रही थी। मोहब्बत हो गई है तुम्हें जावियर भाई से। सब ठहर सा गया था, सारी दुनिया रुक सी गई थी। एक लम्हे की आगाही थी, बस एक पल की। मोहब्बत? वह सिरे लब बड़बड़ाई थी। मुझे मोहब्बत कैसे हो सकती है? उसने कहने के लिए लब वाक किए थे, लेकिन कोई जवाब न बन पाया। तो क्या उसे सच में मोहब्बत हो गई थी? हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई है और यह बहुत गलत हुआ है। उसने खाली खाली बेयकीनी नजरों से अपनी हथेलियों को देखा। फातिमा ने उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ा। किस बात का डर है तुम्हें? उसकी आंखों में नमी देखकर उसने पूछा। अपने टूट जाने का, खुद पर की गई यकीनी का। मुझे डर है फिर से कोई मेरे किरदार पर शक कर कर मुझे तोड़ देगा, मेरी मोहब्बत को धुतकार देगा। वह हसियानी अंदाज में बोल रही थी। क्या जावियार भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं? खुद से ज्यादा। क्या उन्होंने तुमसे कभी किरदार की सफाई मांगी है? जविश के दिमाग में हर सीन जैसे किसी फिल्म की तरह चलने लगे। कैसे उसने बर्थडे वाले दिन उसे सायम से बचाया था। कैसे उसने पुप्पू के लगाए गए इल्जाम के बाद भी उससे एक सवाल तक नहीं किया था। उसने खोए हुए अंदाज में नफी में सर हिलाया। तुम्हें जावियार भाई से बेहतरीन हमसफर कहीं नहीं मिल सकता। वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अस्पताल में उसकी आंखों में आंसू देखकर वह इतना तो जान चुकी थी कि वह किस कदर जविश से मोहब्बत करता है। आंखों की नमी साफ करते हुए मुस्कुराई थी। अच्छा बताओ, उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वह अब उसे तंग करने का इरादा रखती थी।
पूरा का पूरा ज़ावियार। उसे देखो तो कैसा लगता है, अपनी किसी नेकी के सिले जैसा। वह मुस्कुरा रही थी। इतनी मोहब्बत। वह मस्नूई हैरत लिए शरारत से बोली, हाँ, क्योंकि वह बेहतरीन है। उसने मुझे तब थामा जब मैं कमज़ोर हो चुकी थी। उसने मुझसे तब भी मोहब्बत की जब सारी दुनिया मुझ पर तंग हो गई थी। तुमने कभी इत्मीनान देखा है? वह उसको देखते हुए पूछने लगी। मैंने देखा है, उसके कदमों की आहट में, उसके साथ रहने के वादों में, उसकी मोहब्बत के वालिहाना इज़हार में, उसकी मुझे दी गई तवज्जो में, उसकी आमद पर दिल की धड़कनों की बेपनाह हलचल में। वह शख्स मेरे लिए उस तोहफे की तरह जो बिन मांगे मिल गया। वह ज़ाबिया सुल्तान की मोहब्बत पर पूरी किताब लिख सकती थी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फातिमा ने उसे गले लगाया था। वह उसके चेहरे पर खुशी देखने के लिए तरस चुकी थी और आज उसे इतना मुतमईन और खुश देखकर उसे सुकून हुआ था। मुस्तफ़ा थका-थका हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे की लाइट ऑफ थी। अलबत्ता लैंप की मद्धम रोशनी जल रही थी। उसने बेड पर देखा जहाँ हुरिया सो रही थी। हॉस्पिटल में काम होने की वजह से वो आज घर लेट आया था। हुरिया भी अपने ऑफिस के काम की वजह से थक चुकी थी, इसलिए जल्दी सो गई थी। वह कबर्ड से अपने कपड़े लेते वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद वह बाहर आया और बेड पर हूर के साथ करवट लेते उसे देखने लगा। उसके करीब तर होते उसने माथे पर बोसा दिया। वह थोड़ी देर पहले ही आकर लेटी थी और नींद की कच्ची भी थी। खुद पर नजरों की तपिश महसूस करते हूर ने नामहसूस अंदाज में आंखें खोली थीं। मुस्तफा को खुद के इतना करीब देखकर वह चौंकी थी। उसकी खुमार आलूद नजरों को देखते उसके जिस्म में सनसनी फैली। अपने कान की लू पर उसके लब्बों को महसूस करते वह साकिन हुई थी। मैं आए। जज़्बात से चूर आवाज़ हुरिया की पलकें झुक गईं। उसके इस रज़ामंदी पर मुस्तफ़ा के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वह तमाम शिद्दतें जो उसने अपनी शरीके हयात के लिए रखी थीं, अपनी मनचाही बीवी पर उतारने लगा। हुरिया को उसके हर अमल से उसकी मोहब्बत झलकती हुई महसूस हो रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वह बाहर निकला। यहाँ-वहाँ देखने के बाद थोड़ा दूर उसे मायनूर नज़र आ गई, जो अपने दोस्त के साथ किसी बात पर हँस रही थी। वह उसकी हँसी में खो सा गया था। कुछ लम्हे देखने के बाद अचानक जगह का एहसास होते वह सर झटकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। चूँटी, बात करनी है कुछ तुमसे। हाँ, बोलो। वह दोनों साथ चलते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर जाने लगे। कुछ नहीं। दोनों हाथ जेब में डालते उसने कंधे उचकाए। बुराक, तुमने कहा था कि बात करनी है। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि बात नहीं करनी। माहिनूर ने रुककर उसकी पुश्त को घूरा और फिर आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का उसकी कमर में रसीद किया। चींटी! इतनी जोर से कौन मारता है यार? तुम्हें तो इससे भी जोर से लगनी चाहिए। गुस्से से कहती वो उस पर मुक्कों की बारिश करने लगी। आसपास के स्टूडेंट्स भी रुककर उन्हें देखने लगे। बुराक जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, वह एक लड़की से मार खा रहा था। बुराक ने उसे नहीं रोका। वह इस तरह से मुक्के बरसाती उसके दिल के तारों को छेड़ चुकी थी। क्या मतलब, मैं जब भी तुम्हें तंग करूंगा तुम सारी जिंदगी ऐसे ही मारती रहोगी? क्या? वह अचानक रुकी थी। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाए जहां स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे, उसे अपनी हरकत पर रच कर शर्मिंदगी हुई और बुराक अपनी हद से रुक के खड़ा था। तुम्हें लोगों की वजह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। हुँ, थोड़ी देर पहले वाली शर्मिंदगी भग से उड़ गई थी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई शख्स जिससे तुम हमेशा अनजान रहे हो, वह तुम्हारी रूह को गिटार की तरह छेड़ता है और तुम एक नई धुन की तरह बजने लगे हो? तुम खुद को बेख्तियार महसूस करते हो, तुम ज़िंदगी को नए अंदाज में देखने लगे हो। उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े वो पूछता है। वह बेसाख्ता नज़रें उठाकर उसे देखती है और फिर अचानक हँसने लगती है। मिस्टर बुराक मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? वो उसे छेड़ती है। इरादा तो नहीं था मोहब्बत का, लेकिन अगर उसी खुलूस से मिलते रहे तो हो भी सकती है। कौन है वह बेचारी? मुझे बताओ, मैं उसके दुख में शरीक होना चाहती हूँ। मजाक उड़ाते वो उसे तंग करने लगी। बड़ी हंसी आ रही है ना? बता दूंगा बहुत जल्द। वो उसे घूरता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रूम का सारा सामान बिखरा हुआ था। वह पिछले 10 मिनट से अपना मोबाइल ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहा था। यहाँ-वहाँ देखते उसकी नज़र ज़ावियार के मोबाइल पर पड़ी। उसे अपनी अकल पर अफ़सोस हुआ। वह उसे मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल भी तो कर सकती थी। टेबल पर रखे ज़ावियार के मोबाइल को उठाते उसने अपने नंबर पर कॉल लगाई। मोबाइल बजने की आवाज़ पर वह आवाज़ की तरफ जाती है, जहाँ उसे अपना मोबाइल बेड के नीचे गिरा हुआ मिलता है। ये यहाँ पर कैसे आया? शायद नींद में हाथ लगने की वजह से गिर गया होगा। खुद को खुद ही जवाब देते हुए वो ज़ावियार का मोबाइल दोबारा टेबल पर रखने लग जाती है, जब अचानक कुछ सोचते हुए रुक जाती है। पलटकर वॉशरूम के दरवाजे को देखती है और फिर ज़ावियार का मोबाइल ऑन करती है। मोबाइल चेक करते हुए फ़ोटोज़ में जाती है। थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए वो नीचे जाती है और उसकी आँखें हैरत से खुलती हैं। वह एक तस्वीर को हैरत से देख रही होती है, जहाँ उसकी हर एक-एक मोमेंट की तस्वीर होती है। कहीं जागे, कहीं सोए हुए की, कहीं किचन में खड़े हुए की। तमाम तस्वीरों को देखते वह आखिर वाली तस्वीर पर जाती है, जिसमें वह किसी छोटी बच्ची के साथ गले लगी होती है। उसे याद आता है ये तस्वीर उस मॉल की है जहाँ वह पहली बार ज़ाविया से टकराई थी। लेकिन यह उसने कब खींची? वह अभी उसी सोच में थी जब अपनी गर्दन पर पानी की बूंदें महसूस हुई। वह जल्दी से पलटी, जहाँ ज़ाविया उसके सामने खड़ा होता है। उसके बाल माथे पर बिखरे होते हैं, जिनसे पानी की नन्ही-नन्ही बूंदें बह रही थी। उस बिखरे हुलिये में वो उसका दिल धड़का चुका था।
चेकिंग हो रही थी मेरे मोबाइल की। नहीं, वह बस मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था, तो तुम्हारे नंबर से कॉल लगाई थी। वह जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है, लेकिन मुझे तो कुछ और करती हुई दिखाई दे रही थी। मुस्कुराते हुए वो उसे मज़ीद तंग करता है। नहीं, वह कोई बहाना करना चाहती थी, लेकिन न कर सकी। इसलिए अपने हाथ में पकड़ा उसका मोबाइल वह उसके सामने करती है। ज़ावियार अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराता है। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे हर अंदाज़ में हर मोमेंट को अपने फ़ोन में कैद करना। लेकिन तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारी तस्वीरें बहुत कम हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी तस्वीरें लेना इतना पसंद नहीं। फिर मेरी तस्वीरें क्यों लेते हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ज़विश उसका चेहरा देखती है जिसके खुद के मोबाइल में उससे ज़्यादा ज़विश की तस्वीरें थी। उसे अपनी तस्वीरें लेना पसंद नहीं था, लेकिन अपनी बीवी के हर लम्हे को उसने अपने मोबाइल में सेव कर रखा था। लेकिन तुमने कुछ तस्वीरें अच्छी नहीं ली उनमें। मैं अच्छी नहीं लग रही थी। वह मुँह बनाते हुए उसे बताती है। तुम मुझे हर हाल में प्यारी लगती हो। वह बेसाख्ता उसे देखती है जो उसे ही देख रहा होता है। ये लड़का हमेशा आँखों में आँखें डालकर कैसे इज़हार कर लेता था। पेन को कान के पीछे उलझे वह टेबल पर बैठी कुछ डिज़ाइन्स देखने में मसरूफ़ थी। एक नज़र डिज़ाइन और फिर लैपटॉप को देखती वह परेशान लग रही थी। ऑफ़िस रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। इजाज़त मिलने पर सामने वाला इंसान अंदर आया। बोलो क्या काम है? मसरूफ़ अंदाज़ में नज़रें सामने रखी डिज़ाइन्स की फ़ाइल पर जमाए उसने पूछा। सामने से जवाब न मौसूल होने पर झुँझलाते हुए उसने चेहरा उठाया। कुछ कहने के लिए लब खोले थे कि सामने खड़े मुस्तफ़ा को देखकर खामोश हो गई। चेहरे पर परेशानी की जगह मुस्कान ने ले ली थी। आप यहाँ? वह अपनी चेयर से उठकर उसके सामने खड़ी हुई। हाँ, सोचा मेरी बीवी तो बहुत मसरूफ़ है, मुझ जैसे गरीब के लिए उनके पास वक़्त नहीं होगा, तो खुद ही चलकर मिल लूँ। मुस्कुराहट रोकते उसने संजीदगी से शिकवा किया। आपकी बीवी थोड़ी देर पहले ही आपके पास से यहाँ आई है। हूरिया ने उसे जताया। ओहो बेगम, फिर भी याद तो आती ही ना। मुँह बनाकर कहते वह उसकी छोड़ी हुई चेयर पर बैठा। ओहो शौहर मियाँ, इतनी याद क्यों आती है? वह भी उसके अंदाज़ में कहती उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। मुस्तफ़ा ने उसे देखा और फिर उसकी कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि वह सीधी उसकी गोद में आ बैठी। हुरिया उस अचानक आफ़ात पर बौखला गई। उसने उठने की कोशिश की, जिसे मुस्तफ़ा ने उसके गिर्द हाथ फैलाकर नाकाम कर दी। उसके इतने मज़बूत हाथ अपने इर्द-गिर्द लिपटे देखकर वह खामोशी से वहीं बैठ गई। क्या डिज़ाइन किया जा रहा था? सामने रखी फ़ाइल को देखते उसने पूछा। एक ब्राइडल ड्रेस था। कंप्लीट हो गया है, बस फाइनल टच देना रहता है। हुँ। तो बेगम आपके इस एक अदद शौहर को कुछ दिनों में डैड के साथ एक मीटिंग पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ड्रेस डिज़ाइन करें। ठीक है, लेकिन चार्जेज़ लूँगी। उसने गर्दन अकड़ाकर कहा। शौहर से भी चार्जेज़? हाँ, तो शौहर से तो ज़्यादा लेना चाहिए ना। ठीक है बेगम, आप सूट डिज़ाइन कर लीजिएगा, आपको आपकी मेहनत के पैसे मिल जाएँगे। गाड़ी चलाते हुए उसकी मैसेज टोन बजी। बुराक ने गाड़ी की स्पीड स्लो करके टेक्स्ट ऑन किया, जो कि ज़ाविया की तरफ से था। टेक्स्ट को पढ़ते उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। ओके का जवाबी टेक्स्ट भेजकर उसने गाड़ी का यू टर्न लिया। कुछ देर बाद वह शाह उसके बाहर खड़ा था। बेल बजाने के बाद उसने कुछ देर इंतज़ार किया। दरवाज़ा न खुलने पर उसने दोबारा बेल बजाई। बेल बजाने के बाद सब्र नहीं होता क्या? अंदर वाला इंसान चल कर आता है, उड़ कर नहीं। दरवाज़ा खोलने से पहले ही वह गुस्से से बोलती हुई आ रही थी। दरवाज़ा खुलने के बाद सामने खड़े बुराक को देखकर उसे और गुस्सा आने लगा। क्या है? किस लिए आए हो यहाँ? तुम्हारी जेठानी को लेने। पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ कहता वह उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। उसके कुछ न बोलने पर बुराक ने उसके सामने चुटकी बजाई। क्या? कहाँ खो गई चूटी? माना कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन ऐसे नहीं देखो, मुझे नज़र लग जाती है। खुशफ़हमियाँ हैं तुम्हारी। तिरछी निगाह उस पर डालती वह फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। सारे हिसाब ले लूँगा तुमसे मैं। जताने वाले अंदाज़ में कहते वह उसे वहीं छोड़कर दाखिली दरवाज़े को अबूर करते अंदर बढ़ गया। महनूर उसकी पुश्त को देखते सर झटकते खुद भी उसके पीछे अंदर आ गई। उसने एक नज़र घर में देखा जहाँ सामने कोई नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइंग रूम के अंदर से कुछ नफूस की आवाज़ों पर उसने कदम ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ाए। ड्राइंग रूम में जाते हुए उसकी नज़र सीधा सामने बैठे एक नौजवान खूबसूरत मर्द पर पड़ी, जिसके इर्द-गिर्द एक बुजुर्ग औरत और आदमी बैठा था। शायद उस नौजवान के माँ-बाप हों, वह इतना ही अंदाज़ा लगा सका था। हल्की सी गर्दन झुकाते उसने सर को खम देते उन तीनों की तरफ देखते सलाम किया और फिर आगे बढ़ के अहमद साहब से मुसाफा किया और वहीं उनके साथ बैठ गया। महनूर भी डाइनिंग रूम में दाखिल हुई और ज़विश के साथ सोफ़े पर बैठ गई। बुराक ने एक नज़र उसे देखा। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन उसे अपनी गलतफ़हमी समझते उस सोच को झटक गया। हाँ, तो अहमद भाई बताएँ हमें, फिर क्या जवाब है आपका? मुझे तो हैदर अच्छा लगा है, बाकी रज़ामंदी का पूरा हक हम अपनी बेटी को देते हैं। अहमद साहब की आवाज़ पर बुराक ने नासमझी से अहमद साहब को देखा, जो मुस्कुराते हुए माहिनूर को देख रहे थे। बुराक की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने यकलखत ही माहिनूर को देखा। माहिनूर नहीं, तुम हाँ नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ना बोल दो प्लीज़। बुराक ने इल्तिजाई नज़रों से माहिनूर को देखा। दिल की धड़कनें भी हद दर्जा तेज़ी से बढ़ रही थीं। वह लगातार अज़तराब की सी कैफियत में उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा।
वो उसे कहना चाहता था कि इस रिश्ते से इनकार कर दो। मुझे मंज़ूर है। उसने सर झुकाया, हल्की आवाज़ में जवाब दिया। बुराक को लगा उसके पैरों तले किसी ने ज़मीन खींच ली हो। उसकी बेतहाशा तेज़ धड़कनें अचानक ही रुक गई थी। उसने अपनी उस मोहब्बत को खोया था जिसे उसने अभी पूरी तरह हासिल भी नहीं किया था। डाइनिंग रूम में बैठे तमाम नफोस के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वह उठकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मायनूर ने चेहरा उठाकर उसे देखा, जिसकी नीली आंखें खाली थी। वह खामोशी से उठकर डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। माहिनूर के दिल में अचानक दर्द उठा था। तो क्या वह वाकई अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो चुकी थी? लॉन्च में आकर जोर से सांसें लेने लगा। इस खुली हुई हवा में भी उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। बुराक, तुम बाहर क्यों आ गए? जविश ने उसके पीछे लॉन्च में आते हुए उससे पूछा। अंदर घुटन महसूस हो रही थी तभी। तुम ठीक हो? उसे हमेशा की तरह उसके चेहरे पर आज रौनक नजर नहीं आ रही थी। वह मैं आपको लेने आया था, भाई का मैसेज आया था, वह हॉस्पिटल में कुछ मसरूफ हैं। नजर चुराते उसने अपने आने की वजह बताई। अच्छा, तुम थोड़ा वेट करो, मैं अंदर से अपना बैग लेकर आती हूँ। बुराक से उस जगह और खड़ा न हुआ गया। वह अपनी गाड़ी में बैठकर जविश का इंतजार करने लगा और उसके आने के बाद वह वहां कभी न आने का इरादा करते गाड़ीसन से भगा ले गया। खाने की टेबल पर सब हल्की-फुल्की खुशगपियों में मसरूफ थे, सिवाय बुराक के। ज़ाविया ने उसका चेहरा गौर से देखा। बुराक और खामोशी, यह कैसे हो सकता है? वह नज़र झुकाए खाने में मसरूफ था। ज़ावियार को वह कुछ परेशान लगा था। बाद में पूछने का इरादा करते वह दोबारा बाकी सबके साथ मसरूफ हो गया। खाना खाने के बाद वह सर दर्द का बहाना करते अपने रूम में सोने का कहकर वहां से उठ गया। रूम में आने के बाद वह लगातार सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब दिल दर्द में हो तो नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। वह बेचैनी की हालत में अपने भारी दिल के साथ पूरी रात करवटें बदलता रहा। फजर के वक्त जविश की आंख खुली। नींद में डूबी आंखें मुश्किल से खोलते वह बेड से उठने लगी, लेकिन सामने वाला नजारा देखकर वह वहीं बैठ गई। जावियार को सजदे में झुका देखकर वह सताइश भरी नजरों से उसे देखने लगी। वह हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। वह पहली बार उसे सामने से नमाज पढ़ता देख रही थी और यह मंजर जविश के लिए अपनी जिंदगी का हसीन मंजर था। उसके तकबीर के लिए हाथ उठाना, उसका कयाम और रुकू करना, उसके ठहरे हुए सजदे और उसे इबादत में मगन देख उसे आज समझ आया था कि मनपसंद मर्द खुदा की इबादत करते हुए सबसे हसीन लगता है, कि अगर औरत उसे देख ले तो मोहब्बत की बजाय इश्क करने लग जाए। इतना प्यारा लग रहा हूँ क्या? अचानक उसकी आवाज पर जविश का तबस्सुम टूटा था। क्या? तुम कब से देख रही थी? तभी पूछ लिया। नहीं, बस ऐसे ही। अपनी सोचों पर खुद ही मुस्कुराते वह खुद भी वजू करने के लिए चली गई। वह आज सुबह ही यूनिवर्सिटी जाने की बजाय ऑफिस चला आया था, क्योंकि ऑफिस ही वह जगह थी जहाँ वह खुद को मसरूफ रख सकता था। वह जब से आया था तब से ही फाइल्स में उलझा पड़ा था। चेहरे पर संजीदगी सजाए वह फाइल्स में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने लगा। तमाम फाइल्स को देखते हुए उसने एक फैसला लिया था जिसे वह आज घर जाकर सबको बताने वाला था। खाने की टेबल पर खामोशी से खाना खाया जा रहा था जब बुराक ने मेहताब साहब को अपनी तरफ मुतवज्जा करवाते हुए अपनी बात शुरू की थी। डैड, मैंने आज सारी फाइल्स गौर से देखी थी, जिसमें हमारी कराची की ब्रांच काफ़ी तरक्की पर है, लेकिन लाहौर की ब्रांच में कुछ खासा तरक्की नहीं आई है। हाँ, उसे सिद्दीकी देख रहा है। वह मुझे उसके बारे में आगाह करता रहता है। बहुत जल्द वह ब्रांच भी तरक्की कर जाएगी। डैड, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उस ब्रांच को हैंडल करूँ। बुराक ने संजीदगी से कहा। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? हम सब यहाँ हैं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी यहाँ है। रिहाना बेगम ने भी परेशानी से उसे देखा। यूनिवर्सिटी की आप टेंशन न लें, कल एक लास्ट प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, उसके बाद कुछ माह की छुट्टियां हैं और मैं उन कुछ माह के लिए लाहौर वाली ब्रांच को खुद हैंडल करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम हम सबको छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम हमेशा से एक फैमिली की तरह रहे हैं। रिहाना बेगम का दिल बैठ रहा था। उन्होंने कभी अपनी औलाद को खुद से या घर से दूर नहीं रखा था। ओहो, मैं जानता हूँ, मैं इस घर की रौनक हूँ, अब सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती हैं, लेकिन मेरी प्यारी अम्मी जान, कुछ महीने की बात है, फिर वापस आ जाऊंगा। उसने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। मुश्किल से ही सही, लेकिन वह मान चुकी थी। बुराक ने एक गहरा सांस खारिज करते ज़ाविया की तरफ देखा, जिसकी आंखों में कई सवाल थे। वह उन्हें नजरअंदाज करते फीकी मुस्कुराहट के साथ दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। सबके अपने अपने रूम में जाने के बाद ज़ावियार अपने सवालों का जवाब लेने के लिए बुराक के रूम की तरफ आया। दरवाज़ा बिना नॉक किए वह अंदर आ गया। बुराक को बेड के साथ ज़मीन पर बैठा देख वह भी उसके साथ वहीं आकर बैठ गया। भाई, आप यहाँ? कोई काम था? सोचो से भाई, आप यहाँ? कोई काम था? सोचो से बाहर निकलते उसने नॉर्मल अंदाज में पूछा। क्या परेशानी है? उसके सवाल को इग्नोर करते जावियार ने अपना सवाल पूछा। कुछ नहीं, बस कल प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, उसी सिलसिले में कुछ परेशानी थी, बस। नजर चुराते उसने झूठ बोला। बुराक, सिर्फ 1 साल छोटा है तुम मुझसे, इतना तो मैं जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी की कोई टेंशन नहीं हो सकती है। अब साफ साफ बताओ क्या परेशानी है। तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मोहब्बत हो गई है। उसकी कयास आराई पर कुछ देर खामोश रहने के बाद वह बोला था। यह तो अच्छी बात है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
पूछेंगे नहीं किससे हुई? उसकी तरफ देखते उसने कहा, किससे? माहिनूर शाह से। बेबसी से वह हंसा था। जावियार को एकदम उस पर तरस आया था। उसे कल ही जबिश ने माहिनूर के रिश्ते के बारे में बता दिया था। भाई, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की है। वो भी मुझसे छिन गई। वह किसी ऐसे इंसान का नसीब बनने जा रही है जिसने कभी उसकी ख्वाहिश भी नहीं की। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता। कोई भी जगह हमेशा खाली नहीं रहती। अल्लाह उसे किसी बेहतर चीज से भर देता है। बेहतर नहीं चाहिए, वही चाहिए। वह किसी बच्चे की तरह जिद कर रहा था। बुराक, उस रब से मांगू। वह नसीब बदल सकता है। मैं ये नहीं जानता कि कब पूरी होगी, मगर इतना जानता हूँ कि दुआएं रद्द नहीं होती। जल्दी या बदेर कबूल हो जाती है। क्या वह मुझे मिल जाएगी? वह जैसे यकीन दहानी करना चाहता था। अगर सब कुछ फौरन मिल जाए और हूबहू वैसे ही मिले जैसा तुम चाहते हो, तो कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर उसे मना कर मिले, उसका मज़ा बिना मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता? वो उसकी बात पर कर्ब से मुस्कुराया। यूनिवर्सिटी में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के बाद वह ऑफिस से बाहर निकला था। वह जल्द यहाँ से घर जाना चाहता था। वह किसी सूरत माहिनूर से नहीं मिलना चाहता था। इसी सोच के तहत वह 30 कदम उठाता बाहर की तरफ जा रहा था जब अचानक माहिनूर ने उसका रास्ता रोका। वह उसके अचानक अपने सामने आने पर रुका और फिर कुछ कदम पीछे हुआ था। माहिनूर ने उसकी यह हरकत नोट की थी। इतनी जल्दी में किधर जाया जा रहा है? जरूरी काम था मुझे, बस वहीं। उसका चेहरा देखने की गलती बुराक ने नहीं की थी। तो इधर उधर चोरों की तरह देख कर जवाब क्यों दे रहे हो? मेरी तरफ देखो। माहिनूर, मैं बहुत जल्दी में हूँ यार। शायद पहली बार उसने उसका सही नाम लिया था। वो उसे नहीं बता सका कि अगर वो उसका चेहरा देख लेता तो उसका यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। तुम कल घर से भी ऐसे ही निकल आए थे, बताया भी नहीं था। और इतना नहीं कि मुझे रिश्ते की मुबारकबाद ही दे दो। बुराक ने जब्त से आंखें बंद करके खोली थी। रिश्ते वाली बात पर उसके दिल में फिर से तकलीफ हुई थी। मुबारक तो मैं तुम्हें रुखसती वाले दिन ही दूंगा। अपनी बात कहते वो वहां से रुका नहीं था और महनूर बेबसी से बस उसकी पुश्त देखती रह गई। उसे उससे मोहब्बत हो चुकी थी जिसका अंदाजा उसे देर से हुआ था। या शायद हैदर के लिए हाँ करते वक्त उसे महसूस हुआ था कि सामने बैठा शख्स उसके लिए कितना जरूरी है। मोहब्बत अपनी गहराइयों से हमेशा बेखबर और नाआशना रहती है। जब तक कि जुदाई के लम्हे उसे बेदार न कर दें, वह बस बेबसी से उसे खुद से दूर जाता देख रही थी। अम्मी, ऐसे रोई नहीं। कुछ महीनों की बात है, फिर आ जाऊंगा। अपनी माँ से गले मिलते हुए उनके आंसू साफ करते हुए पीछे हटा था। फातिमा से मिलने के बाद वह जविश के सामने आया। भाभी, आप क्यों उदास हैं? तुम्हारा जाना लाजमी है क्या? उसकी बुराक के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। बुराक ने भी उसे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी थी, इसलिए वह थोड़ा उदास थी। अरे भाभी, आपके पास अपना इतना खूबसूरत हैंडसम भाई छोड़कर जा रहा हूँ। आप तो उदास ना हो। बुराक, तुम बहुत बदतमीज हो। हंसते हुए उसने उसके सर पर चपट मारी थी। तुम मेरे लिए रो रही हो? मसनूई हैरत समोए वह फातिमा से पूछता है। हाँ, तुम चले जाओगे ना, फिर लंगूर देखने को नहीं मिलेगा, बस उसी बात का दुख है। चलो, मैं तुम्हें रोज अपनी तस्वीर भेज दिया करूंगा, एहसान जताते हुए उसने कहा। जरूरत नहीं है, मेरे मोबाइल में वायरस आ जाएगा तुम्हारी तस्वीर से। नाशुक्री लड़की। खूबसूरत लोगों की तस्वीर देखने से आपका दिन अच्छा जाता है, तभी मैंने सोचा तुम्हें अपनी तस्वीर भेज दिया करूंगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई कदर ही नहीं है मेरी। अफसोस से कहते हुए आखिर में उसे देख के हंसा है। जो आंसू साफ करती उससे गले लगती है। जल्दी वापस आना, बहुत लाड से कहती वह उससे अलग होती है, जिस पर वह जज्बात में हिलाता है। सबसे मिलते वह और जावियार दोनों एयरपोर्ट के लिए निकले थे। जावियार खामोशी से पूरे रास्ते गाड़ी ड्राइव करता रहा। बुराक ने एक बार उसे देखा जो आज मुंह सीकर बैठा था। सारे रास्ते खामोशी इख्तियार करते वह दोनों एयरपोर्ट पहुंचे थे। फ्लाइट में अभी आधा घंटा बाकी था। वह दोनों एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। कब तक वापस आओगे? पता नहीं। जा क्यों रहे हो? वह खुद भी उदास था। वह दोनों कभी ज्यादा वक्त तक एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ की हवाओं में दम घुटता है। तो तुम उससे दूर रहने के लिए वहां जा रही हो? तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ रहकर मैं उसकी शादी देखूं, उसे किसी और का होता देखूं? नहीं भाई, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने एक ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत की है जिसका मिलना मुआजिजा होगा। वह खुदा मुआवजे करने पर कादिर है। मुश्किल, नामुमकिन, ये सिर्फ हम इंसानों की सोच है, उस खुदा की सिफत नहीं। क्या वह मुझे मिल सकती है? उसने एक आस से उसे देखा। मिल जाएगी। इसी दुनिया में? उसने फिर पूछा, क्या इसी दुनिया में मिलना जरूरी है? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे खो नहीं सकता। उसकी आवाज में वाजिया लड़खड़ाहट थी। जो कुछ इस दुनिया में खो जाता है वह जन्नत में मिल जाएगा। बाखुदा, मुझे इसी बात का दुख है। वह उससे निकाह कर लेगी, फिर वह मुझे इस हकीकी दुनिया में भी नहीं मिलेगी। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो मैं यूं समझूंगा जैसे जन्नत का ऐलान किसी गुनहगार के लिए हुआ हो। उसकी आंखों में दर्द की लकीर एकदम वाजे हुई थी। फ्लाइट की अनाउंसमेंट पर वह दोनों सीधे हुए थे। बुराक इर्द गिर्द देखते अपनी जगह से खड़ा हुआ। जावियार ने दुख से लंबा सांस लिया और फिर खुद भी उसके बराबर खड़ा हो गया। मिलेंगे नहीं? उसकी आंखों में देखते बुराक ने पूछा। जावियार ने फीकी मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगाया था।
कोई चीज़ होती ना बुराक, तेरा ये भाई उसे तेरे कदमों में रख देता। वह एक जज़्ब के आलम में बोलते उससे अलग हुआ था। यही तो बात है, वह चीज़ नहीं है, एक जीती-जागती लड़की है। वह माहिनूर शाह है, कदमों में नहीं रखा जा सकता उसे। बुराक ने भी उसकी आंखों में देखते जवाब दिया और फिर वह आगे बढ़ गया। ज़ावियार दूर तक उसकी पुश्त देखता रहा और फिर वहां से पलट गया।